बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपको मालूम है कि हम एसटीओ पीरा के लिए लैंड रेवेन्यू एक्ट्स को पढ़ रहे हैं और लैंड रेवेन्यू एक्ट के हमने 150 आर्टिकल्स सेक्शंस पढ़ चुके हैं। अब हमने जो सेक्शन स्टार्ट करना है वो 151 स्टार्ट करना है। आज हम 151 से 160 तक करेंगे। ये आर्टिकल्स, ये सेक्शंस डील करते हैं विद आर्बिट्रेशन। सेक्शन 151 को देखें तो ये डील करता है पावर टू रेफर टू आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन के लिए किसके पास पावर्स हैं कि वो रेफर कर सके। जो रेवेन्यू ऑफिसर होता है वो किसी भी डिस्प्यूट को आर्बिट्रेशन के लिए भेज सकता है, लेकिन भेजने से पहले शर्त ये है कि उस आर्बिट्रेशन के लिए भेजने से पहले दोनों पार्टीज एग्री हों। दो या दो से ज़्यादा जो भी पार्टीज होंगी वो एग्री होना ज़रूरी है। ताहम कलेक्टर, असिस्टेंट कलेक्टर भी कुछ केसेस को जो डिस्प्यूटेड हैं उनको आर्बिट्रेशन के लिए भेज सकते हैं, इवन विदाउट कंसेंट। किसी के कंसेंट के बगैर भी कलेक्टर और असिस्टेंट कलेक्टर इन जो डिस्प्यूट्स हैं इनके केसेस को आगे आर्बिट्रेशन के लिए रेफर कर सकते हैं। इसके हवाले से ये जो केसेस हैं जिनको ये कलेक्टर एंड असिस्टेंट कलेक्टर ईटीसी आर्बिट्रेशन के लिए रेफर कर सकते हैं, ये कौन से हैं? मैटर्स रिलेटेड टू रिकॉर्ड ऑफ राइट्स के लिए हवाले से जो मैटर्स होंगे, और लैंड रेवेन्यू की डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से जो मैटर्स होंगे, बाउंड्री डिस्प्यूट्स के हवाले से कोई मैटर्स क्रिएट हो सकते हैं। इसके अलावा प्रॉपर्टी को दो या दो से ज़्यादा लोगों में डिवाइड करते वक्त, यानी जिसको पार्टीशन बोलते हैं, उसके हवाले से कोई डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है तो उसको वो आर्बिट्रेशन के लिए रेफर कर सकते हैं। देन सेक्शन 152 है। सेक्शन 152 डील करता है ऑर्डर ऑफ रेफरेंस एंड इट्स डिटेल्स। ऑर्डर ऑफ रेफरेंस एंड इट्स डिटेल्स से ये डील करता है। वो कहता है कि जब किसी केस को आर्बिट्रेशन के लिए हम भेजते हैं तो रेवेन्यू ऑफिसर के लिए लाजम है कि वो ऑर्डर ऑफ रेफरेंस को राइट करें, लिखें। जब भी किसी भी केस को आर्बिट्रेशन के लिए भेजा जाता है तो रेवेन्यू ऑफिसर क्या करेगा? ऑर्डर ऑफ रेफरेंस लिखेगा 152 के तहत, और उसमें क्या क्या होगा? उसमें एग्जैक्ट मैटर लिखा होगा जिसका डिसाइड करना है, जिसको बताना है, जिसका फैसला करना है। इसके अलावा आर्बिट्रेटर्स की तादाद मेंशन होगी जो हर पार्टी की तरफ से नॉमिनेट किए गए हैं, और मैक्सिमम 2 आर्बिट्रेट एक पार्टी नॉमिनेट कर सकती है, मैक्सिमम 2। इसके अलावा टाइम लिमिट भी लिखा होगा, टाइम लिमिट भी लिखी होगी रिगार्डिंग नॉमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेटर्स, ठीक है। और इसके अलावा ये भी होगा कि अगर पार्टी या आर्बिट्रेटर डिले कर जाते हैं या जो आर्बिट्रेशन का प्रोसेस उन्होंने करना है उसमें फेल हो जाते हैं, तो जो रेवेन्यू ऑफिसर है वो टाइम को बढ़ा सकता है, या वो आर्बिट्रेटर्स नहीं आते या पार्टीज़ नहीं आती, पार्टीज़ फेल हो जाती हैं अपनी कमिटमेंट को पूरा करने में, तो वो इसको कैंसिल भी कर सकता है। अगर चाहे तो बढ़ा भी सकता है टाइम इसका, और इसको कैंसिल भी कर सकता है। सेक्शन 153 डील करता है कि आर्बिटर्स की नॉमिनेशन कैसे होगी। जब ऑर्डर दे दिया गया, ऑर्डर हो गया, तो हर पार्टी अपना अपना आर्बिटर, अपने अपने आर्बिटर्स नॉमिनेट करेगी। मैक्सिमम मैंने बताया कि 2 आर्बिट्रेटर एक पार्टी नॉमिनेट कर सकती है। रेवेन्यू ऑफिसर जो है वो एक और आर्बिट्रेटर इसके अंदर ऐड करता है जो उसकी अपनी चॉइस का होता है। अगर ऑफिसर को लगता है कि जो आर्बिट्रेटर्स नॉमिनेट हुए हैं वो सूटेबल नहीं है, तो वो उसकी नॉमिनेशन को डिसअलाउ कर देता है और न्यू नॉमिनेशन के लिए वो पूछ सकता है पार्टी से। अच्छा जी, फिर क्या होगा? अच्छा, एक बात याद रखनी है कि जो रेवेन्यू ऑफिसर का डिसअलाउ करने का डिसीजन है ये फाइनल होता है। और सेक्शन 154 डील करता है सब्सटीट्यूशन बाई पार्टीज। अगर कोई एक आर्बिट्रेटर है, उसकी डेथ हो जाती है, या वो आर्बिट्रेशन करने से रिफ्यूज़ कर सकता है, या वो आर्बिट्रेशन कर ही नहीं सकता, तो उस केस में पार्टी क्या करेंगी कि किसी दूसरे बंदे को, किसी दूसरे पर्सन को नॉमिनेट करेंगे आर्बिट्रेशन के लिए अपनी तरफ से। सेक्शन 155 डील करता है सब्सटीट्यूशन बाई रेवेन्यू ऑफिसर। रेवेन्यू ऑफिसर किस तरह से आर्बिट्रेशन को सब्सटीट्यूट करता है आर्बिट्रेटर। रेवेन्यू ऑफिसर आर्बिट्रेटर को खुद भी अपॉइंट कर सकता है,
खुद वो कब अपॉइंट करेगा, जब पार्टी नॉमिनेट करने में फेल हो जाए। एक फिक्स टाइम के अंदर वो नॉमिनेट करने में फेल हो जाए और नॉमिनेशन 2 दफ़ा डिसअलाउड हो जाए। एक दफ़ा नॉमिनेशन हुई, रेवेन्यू ऑफिसर ने उसको डिसअलाउ कर दिया, दोबारा हुई, दोबारा उसने डिसअलाउ कर दिया, तीसरी दफ़ा रेवेन्यू ऑफिसर खुद नॉमिनेट करेगा उस पार्टी की तरफ से किसी पर्सन को। अगर पार्टी, इसके बाद एक और कंडीशन है जिसमें रेवेन्यू ऑफिसर आर्बिट्रेटर सब्स्टिट्यूट कर सकता है। अगर कोई पार्टी आर्बिट्रेटर को रिप्लेस करने में नाकाम हो जाती है। एक और कंडीशन है, अगर आर्बिट्रेटर जो पार्टी ने या आर्बिट्रेटर जो ऑफिसर ने नॉमिनेट किया था उसकी डेथ हो जाती है या वो एक्ट करने से रिफ्यूज़ कर देता है, तब भी नॉमिनेट करने के लिए रेवेन्यू ऑफिसर किसी और शख्स का इंतखाब भी कर सकता है। देन सेक्शन 156 है। 156 डील करता है प्रोसेस फॉर अपीयरेंसेस बिफोर आर्बिट्रेटर्स। आर्बिट्रेटर्स के सामने जो अपीयरेंस जाहिर होने सामने आना है वो प्रोसेस क्या है। अच्छा, रेवेन्यू ऑफिसर आर्बिट्रेटर को एक समन जारी करेगा, पार्टीज को एक समन जारी करेगा और विटनेसेस को भी, ठीक है। जो पीपल जिनको समन जारी किया गया है उनको चाहिए होगा कि वो अपीयर हों और सच सच बात बताएं, जो जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर हैं वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करें। प्रोसीडिंग जो आर्बिट्रेटर्स के सामने होगी उसको ऑफिशियल इंक्वायरी की तरह ट्रीट किया जाएगा, उसको ऐसे समझा जाएगा जैसे ये कोई ऑफिशियल इंक्वायरी हो रही है। आर्टिकल 57 या सेक्शन 157 डील करता है अवार्ड बाय आर्बिट्रेटर्स। आर्बिट्रेटर्स ने ये इंक्वायरी कंडक्ट की और इसके बाद वो एक रिटन अवार्ड प्रिपेयर करेंगे और उस रिटन अवार्ड के हवाले से अपनी रीजंस भी एक्सप्लेन करेंगे। अगर कोई या कुछ आर्बिट्रेटर्स डिसएग्री होते हैं और उनको लगता है कि जो मुश्तरका बाकी आर्बिट्रेटर्स जो अवार्ड पास कर रहे हैं या रीजंस उसके हवाले से दे रहे हैं वो उससे डिसएग्री करता है, तो वो अपनी डिसेंट को, अपना इख्तलाफ को रिकॉर्ड करवाएगा और उसकी रीजंस को रिकॉर्ड करवाएगा। फिर ये जो अवार्ड है जो फाइनलाइज हुआ है इसको रेवेन्यू ऑफिसर के सामने पेश किया जाएगा, या पर्सनली पेश किया जाएगा या इसको बाई पोस्ट पेश कर दिया जाएगा। देन सेक्शन 158 आ जाता है। जब रेवेन्यू ऑफिसर के पास अवार्ड पहुंच गया तो रेवेन्यू ऑफिसर इसको रिव्यू करने के लिए एक डेट सेट करेगा, एक स्पेसिफिक टाइम सेट करेगा इसको रिव्यू करने के लिए। इस डेट को वो दोनों पार्टी से या दो से ज़्यादा पार्टीज भी हो सकती हैं उनकी ऑब्जेक्शंस को सुनेगा। 159 ये डील करता है इफेक्ट ऑफ अवार्ड से। रेवेन्यू ऑफिसर अवार्ड को एक्सेप्ट भी कर सकता है, मॉडिफाई भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है। अगर रिजेक्ट कर रहा है तो उसको रिजेक्ट करने के हवाले से उसको रीजंस रिकॉर्ड करना होगी, लिखनी होगी। देन है कि इसके फाइनल डिसीजन के हवाले से जो रेवेन्यू ऑफिसर ने किया है अपील भी की जा सकती है। अगर कोई आर्बिट्रेशन नहीं है तो जो रेवेन्यू ऑफिसर है इसके फाइनल डिसीजन के खिलाफ अपील भी की जा सकती है। अपील वाले केसेस में हम पढ़ेंगे किस तरह से अपील्स होती हैं। सेक्शन 160 आर्बिट्रेशन एक्ट नॉट अप्लीकेबल। एक्चुअली वो ये कहना चाहता है कि एक आर्बिट्रेशन एक्ट है 1940 वाला, वो कहता है इस केस के अंदर ये आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 वाला अप्लाई नहीं होगा, ये लैंड रेवेन्यू एक्ट इटसेल्फ ही इस आर्बिट्रेशन को करवाएगा, ठीक है। ये वाला एक्ट उसके अंदर लागू नहीं होगा। यहाँ तक था हमारा आर्बिट्रेशन का जो पोर्शन था वो हमने किया। आर्बिट्रेशन का चैप्टर कंप्लीट हुआ 151 से 160 तक। नेक्स्ट सेक्शन में हम अपील, रिव्यू एंड रिवीजन के हवाले से बात करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।